हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPCS 187 सब्जेक्ट कोड लाया हूँ, जिसका टाइटल है मानव संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए खास करके लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे, सब्जेक्ट को समझेंगे। क्या सब्जेक्ट है दोस्तों? सब्जेक्ट है BPCS 187, जिसका टाइटल है मानव संसाधनों का प्रबंधन, है ना दोस्तों। मानव संसाधनों का प्रबंधन होता क्या है, मैं उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मानव संसाधनों का प्रबंधन किसी संगठन में कर्मचारियों की भर्ती या उनके विकास, प्रेरणा और सुरक्षा का एक रणनीति दृष्टिकोण होती है। इसी को हम मानव संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। दोस्तों, मानव संसाधनों का प्रबंधन का इंग्लिश जो होता है वो होता है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, चलिए दोस्तों, अब आएंगे अगला स्टेप, यानी कि हम लोग मेन क्वेश्चन और आंसर में। क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझना है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो आंसर आप सही तरीके से नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार, क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप। दोस्तों, प्रबंधन होता क्या है, ठीक है, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। प्रबंधन होता है दोस्तों जो उपलब्ध संसाधनों का जो कार्य होता है, जो उपलब्ध रहता है जिस चीज़ को, उसी को हम बोलते हैं प्रबंधन। हमारे पास जो उपलब्ध रखा रहता है उसी को हम प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए स्वरूप में। स्वरूप क्या कहता है दोस्तों? स्वरूप किसको बोलते हैं, क्या होता है स्वरूप? उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु वास्तविक पहचान या उसका असली आकार प्रकार, ठीक है, उसी को हम स्वरूप बोलते हैं दोस्तों। विस्तार का मतलब होता है कि पूरा डिटेल में आंसर देना, ठीक है। उसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन का वह हृदय है जो मानवीय पूंजी के नियोजन, अर्जन और विकास के माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है ना, या प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, इसका स्वरूप का मतलब मैं बता चुका हूं दोस्तों। स्वरूप का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु वास्तविक पहचान या उसका आकार प्रकार, उसका आकार कैसा, उसका प्रकार कैसा है, ठीक है। अनिवार्य रूप से, क्या अनिवार्य रूप से, यानी कि जरूरी, जो अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी या हकीकत, ठीक है, रूप से प्रबंधकीय नियोजन, ठीक है। नियोजन है, उसका मतलब है नियोजन, संगठन, निर्देश और क्रियात्मक भर्ती, प्रशिक्षण मतलब होता है दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसी को प्रशिक्षण बोलते हैं, यानी कि एजुकेटेड पर्सन को हम प्रशिक्षण बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, वेतन, ठीक है। दोनों का मिश्रण होता है, इन सब का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिला हुआ रहता है। यह एक गतिशील है, गतिशील मतलब बोले तो रेगुलरली, है ना, निरंतर, यानी कि समांतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होती है। HRM का मुख्य प्रदर्शन यह है कि कर्मचारी केवल एक लागत नहीं बल्कि संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, ठीक है। यहाँ कहता है दोस्तों बल्कि, यानी कि केवल एक संगठन या संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, बल्कि संगठन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, संपत्ति होता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता होगा। उसके बाद आइए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन का विस्तार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत, जिसे 3 मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। ओके दोस्तों, कितने श्रेणी में समझा जाता है? 3 श्रेणी में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब तीनों को फिर आराम से धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और आप लोग
ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। अगर सुनोगे तो तभी आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं ध्यान से पूर्वक अगर सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से गौर से ध्यानपूर्वक इसको देखना है, ओके। चलिए दोस्तों, क्या है कार्मिक पहलू। कार्मिक पहलू का मतलब होता है दोस्तों जो कार्य करता हो, जो चयन करता हो, ठीक है, और जो कार्य करने के बाद जो वेतन मिलता हो, या फिर और भी चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कार्मिक पहलू, ठीक है। पहलू मतलब होता है पहला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या है इसमें भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण और सेवा समाप्ति जैसे कार्य आते हैं, ओके दोस्तों। दूसरा है कल्याणकारी पहलू। इसमें कार्यस्थल यानी जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ काम करते हैं, ठीक है, उसी को मतलब कार्यस्थल, जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस जगह पे आप कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्यस्थल की स्थितियों, कैंटीन, आवास, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं शामिल है, ओके। चलिए दोस्तों, अब अगला स्टेप कहता है औद्योगिक संबंधन। औद्योगिक संबंधन का मतलब होता है दोस्तों जो उद्योगपति हो, जो जमींदार हो, जिसके पास ज़मीन, बहुत पैसा, धन दौलत, उसको औद्योगिक बोलते हैं दोस्तों। जैसे फैक्ट्री है, ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक बोलते हैं। जैसे कि आंसर चलिए कहता है इनमें ट्रेड यूनियन के साथ वार्ता विवाद का समाधान और सामूहिक सौदेबाजी, है ना, जैसे कार्य शामिल हो, ठीक है। उसके बाद कहता है मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को 4 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक है, पहला है क्या कहा, 4 स्तरों पर विभाजित कर सकता है, ठीक है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, लक्ष्य कुशल कार्यबल द्वारा लाभप्रदता बढ़ाना, सामाजिक उद्देश्य के तहत नैतिक मानकों और रोजगार कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। कार्यात्मक उद्देश्य, ओके, यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के हर विभाग को उसकी ज़रूरत के अनुसार सही मानव संसाधन मिले, ओके। अंत में व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी कार्य संतुष्टि और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करने का केंद्रित होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि कहता है दोस्तों, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या कहता है, कर्मचारियों को उनकी कार्य संतुष्टि और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होता है, ठीक है। यानी कि उसका जो करियर होता है, जो उसका लाइफ होता है, उसको ऊपर जाने का कार्य करना चाहिए, यानी कि बढ़ोतरी होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आइए अंत में। अंततः HRM एक ऐसा रणनीति उपकरण है जो संगठन की उत्पादकता और मानवीय संतुष्टि के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करता है, ओके। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि संसाधन क्या होता है, जो सामान का उपयोग मानव अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए करता है, उसी को हम संसाधन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बोलेंगे स्वरूप क्या होता है दोस्तों। स्वरूप के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। स्वरूप होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या वास्तविक पहचान या उसका असली आकार प्रकार जो होता है, उसका ढांचा जो होता है कैसा होता है, उसके बारे में जानना है हम लोग। और वही चीज़ें हम बताया है कि शॉर्ट में स्वरूप, ठीक है, की व्याख्या कीजिए। इसके कार्यों का वर्णन करने बोले, इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है, उसी को हम विस्तार से बताने बोल रहे हैं, वर्णन करने बोल रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं, ओके। हाँ, किसके बारे में करना है दोस्तों, संसाधन विकास, स्वरूप और वर्णन करने बोले इन सब का, है ना। चलिए दोस्तों, आंसर में, है ना, आंसर कहता है मानव संसाधन विकास का स्वरूप पूरी तरह से विकासात्मक है ना, विकासात्मक यानी कि विकासात्मक और भविष्योन्मुखी, है ना, भविष्योन्मुखी है, ठीक है। यानी कि कहता है दोस्तों संसाधन पहले मैं बता चुका था कि जो सामान का उपयोग मानव अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए करता है, उसी को हम संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन जो करता है दोस्तों का मुख्य स्वरूप पूरी तरह से विकासात्मक और भविष्योन्मुखी है, ठीक है। जहाँ HRM का ध्यान प्रबंधन पर होता है, ठीक है, वहीं HRD यानी कि का मुख्य केंद्र कर्मचारी की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना और उन्हें भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना है, यानी कि भविष्य की चुनौती के लिए रेडी करना है, तैयार करना है, ओके। यह एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो केवल कौशल सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी दृष्टिकोण और व्यवहार
में सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिविटी है, निगेटिविटी नहीं है। ओके दोस्तों, तो बदलाव लाती है, क्या लाती है, ये बदलाव लाती है पॉजिटिविटी में, ठीक है, अच्छाई में। ओके, यह निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है, यानी कि निरंतर संतुलन करके एक सीखने की बढ़ोतरी होता है, यानी कि सीखने की बढ़ावा देता है, सीखने का जुनून डालता है ना। उसके बाद ताकि संगठन प्रतिस्पर्धी बना रहे, है ना। अब दोस्तों क्या है प्रतिस्पर्धी क्या चीज़ होता है, अभी अच्छे समझना हम लोग, है ना। वो व्यक्ति जो किसी लक्ष्य को पुरस्कार का लाभ को पाने के लिए दूसरों के साथ मुकाबला करना, यानी कि प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है किसी के साथ अपना लक्ष्य को पाने के लिए मुकाबला करता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धी, है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। अगला है दोस्तों, मानव संसाधन विकास के प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नलिखित है ना। उसका कार्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करने बोलने, उसका काम क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए पहला नंबर है, यह HRD का सबसे बुनियादी कार्य है, सबसे जन्मीन कार्य है, ठीक है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्य से संबंधित नई तकनीकें और पद्धतियों सिखाई जाती है, यानी कि संबंधी वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो कार्य होती है उसके संबंधी में, उसके रिलेशन में नई तकनीकें, यानी कि नया तरीका पद्धति सिखाई जाती है, उसको लर्निंग किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों, क्या है करियर विकास, यानी कि आपका करियर कैसे विकास करेगा, कैसे बढ़ोतरी होगा, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। इसमें कर्मचारी के व्यक्तिगत आकांक्षाओं और संगठन की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे कि किसी को ज़रूरत है कि उसके कर्मचारियों के व्यक्तिगत, उसको संगठन की ज़रूरत के बीच तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद है संगठन कर्मचारियों की करियर पथ, ठीक है, चुनने में मदद करता है, क्या करने में, चुनने में मदद करता है, ताकि वह लंबे समय तक साथ रहे। ओके दोस्तों, अब आइए तीसरा में संगठनात्मक विकास, यह टीम वर्क को मजबूत करने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। संगठनात्मक का मतलब होता है दोस्तों जो एकजुट का मिलकर काम करना, एकजुट होकर काम करना, उसी को बोलते हैं संगठनात्मक विकास, है ना। वही है यहाँ पे बताया गया है, यह टीम वर्क को मजबूत करने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। ओके, इसमें सामूहिक जो मिलके जो चर्चा होती है दोस्तों, एक दोस्तों जैसे 5 दोस्त जो कोई कार्य करते हो मिलके, उसको चर्चा किया जाता है, उसमें क्या विचार किया जाता है कि आगे क्या करेंगे, कैसे सही होगा, है ना, ठीक है। चर्चा और कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध को सुधारा जाता है। ओके, इससे क्या होता है, सुधार होता है, अपने जो डिस्टेंस से दूरी बना रहता है उसको नज़दीकियों करता है। उसके बाद जो कार्य होता है ना, मिल के करने से ज़्यादा एंजॉय होता है, ज़्यादा मज़ा आता है, और उस कार्य में हेल्प भी मिलता है एक दूसरे को। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला स्टेप है, चलिए निष्पादन प्रबंधन और कोचिंग। निष्पादन प्रबंधन और कोचिंग का मतलब होता है दोस्तों, यह मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि कर्मचारी की कमियों को जानकर उन्हें व्यक्तिगत कोचिंग या मेंटरशिप प्रदान करता है। ओके, इसका मतलब होता है दोस्तों, व्यक्तिगत जो कोचिंग होता है, जो मिलजुल होता है, उसका प्रदान करना होता है, ठीक है। मिलजुल कर जो कर्मचारियों में कमियां होती है, एक दूसरे से डिस्कस करके उस कमियों को दूर करता है, ठीक है। उसके बाद है कर्मचारी कल्याण परामर्श, कर्मचारी कल्याण और परामर्श। ओके, तो मानसिक स्वास्थ्य और कार्य, मानसिक स्वास्थ्य कैसा आपका और कार्य क्या है, कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करना भी एक HRD का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है, इस प्रकार HRD संगठन के भीतर मानवीय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और उसे उत्पादक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। चलिए अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, इसके उपयोग और कार्य विश्लेषण की जानकारियां एकत्र करने की विधियों को वर्णन कीजिए। हाँ दोस्तों, कार्य विश्लेषण मतलब होता है क्या, कार्य मतलब सब जानते काम होता है, लेकिन विश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी जटिल, यानी कि किसी कठोर, यानी कि किसी ज़्यादा हार्ड हो, तो विषय हो या घटना
सामग्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके गहराई से जांचने की प्रक्रिया को दोस्तों विश्लेषण कहते हैं। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस सब्जेक्ट को निचोड़ के तोड़ के अलग अलग शब्द में करके आप किसी टीचर से समझते हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों विश्लेषण करना, है ना। समझ में आ गया। उसका परिभाषित करने बोल रहे हैं दोस्तों, विश्लेषण का, कार्य विश्लेषण का परिभाषित करने बोल रहे हैं। उसके बाद इसके उपयोग, इसका उपयोग क्या है और इसका कार्य विश्लेषण क्या है, ठीक है। कार्य विश्लेषण वहाँ भी है, तो उसकी जानकारियाँ जो है एक तरह करके, एक जगह करके उनकी करने की विधियों का वर्णन कीजिए। एक तरह करने की विधियों का वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आंसर की ओर, है ना। चलिए, कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस, है ना, वह वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य की प्रकृति उसमें शामिल कर्तव्य यानी कि शामिल कार्य को, कर्तव्य आपका फर्ज को, ठीक है, जिम्मेदारियां और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यक मानवीय योग्यताओं, यानी क्या देखिए दोस्तों जी, किसी कार्य को माध्यम, किसी प्रक्रिया है, ठीक है, कोई काम है जो कि जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य की प्रकृति होती है, जिसके कार्य से प्रकृति होती है उसमें शामिल कर्तव्य, यानी आपका शामिल होना चाहिए कार्य, आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है, जिम्मेदारियों और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के, जिम्मेदारियां लेके और सफलतापूर्वक उस कार्य को पूरा करने का कार्य होना चाहिए। ओके, उसके बाद आवश्यक मानवीय योग्यताएं, यानी कि योग्यताओं क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौशल, जैसे कि कौशल, है ना, अनुभव, शिक्षा, ये तीनों चीज़ क्या है, कौशल में आता है दोस्तों। ओके, का निर्धारण किया जाता है, क्या किया जाता है, तीनों का निर्धारण किया जाता है। इसके दो मुख्य परिणाम होते हैं। कितना परिणाम होते हैं, दो मुख्य परिणाम होते हैं। कार्य विवरण, पहला है कार्य विवरण, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कार्य, अब है कार्य क्या है, ठीक है, और कार्य विशिष्टता, ठीक है, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ सवाल है, कार्य विवरण का यहाँ है, उसमें सवाल भी किया गया है कि कार्य क्या है और कार्य विशिष्ट है दूसरा, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा गया है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ सवाल है, कोई भी जॉब करता है, कोई भी कुछ करता है तो कहता है, कोई भी अगर मान के चलो अगर आप ही जॉब करोगे कहीं भी तो सवाल तो करोगे ही ना कि कार्य कैसा है, ठीक है, या कार्य क्या है ना। उसके बाद तो आप ये भी सवाल करोगे कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, दूसरा भी सवाल होता है, या वो भी कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए अगला स्टेप में कार्य विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब दोस्तों मैं तो बता चुका हूँ, ठीक है ना। विश्लेषण का मतलब होता है किसी जटिल विषय, घटना या सामग्री को बेहतर बनाने के लिए, या फिर अच्छे ढंग से समझने के लिए, या फिर उसके जांच पड़ताल करने के लिए, गहराई से समझने के लिए, उसी को बोलते हैं दोस्तों विश्लेषण, ठीक है। मुख्य उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में अनिवार्य है, ठीक है, जरूरी है। अब चलिए भर्ती और चयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बिना सही उम्मीदवार की पहचान के लिए मानक तय करना असंभव है, यानी कि अगर भर्ती और चयन के बिना ऐसा कोई भी चीज़ जो है संभव नहीं है। जब तक किसी को भर्ती नहीं करेंगे या चयन नहीं करेंगे तो कोई कार्य होगा नहीं। इसलिए यहाँ कहा गया है दोस्तों कि इसके बिना सही उम्मीदवार की पहचान के लिए मानक तय करना असंभव है। समझ गए। उसके बाद है प्रशिक्षण की पहचान। क्या है, प्रशिक्षण की पहचान, है ना। अब देखिए यह बताता है कि कार्य को करने के लिए कौन से विशिष्ट कौशल सिखाने की आवश्यकता है। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। अगला है वेतन निर्धारण। कार्य की जटिलता और जिम्मेदारी के आधार पर उचित पारिश्रमिक तय करने में मदद करता है। क्या करने में, तय करने में मदद करता है। कार्य और जटिलता और जिम्मेदारी के जो है उसकी के आधार पर परिश्रम, यानी कि जो आपका मेहनत है ना, जो आपका मेहनत है उसी से तय करता है, उसी से मदद मिलता है कि आप लायक हैं, वेतन का कितना लायक हैं, वेतन का उसी के हिसाब से तय किया जाता है कि आपका मंथली कितना होगा, आपका इनकम पर मंथ कितना आएगा। यानी कि आपका परिश्रम मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। अगला स्टेप है निष्पादन मूल्यांकन, है ना। इसके द्वारा कार्य के मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं जिससे कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। ओके, अगला है दोस्तों कार्य विश्लेषण की जानकारी एकत्र करने के लिए प्रमुख विधियां अपनाई जाती है। जैसे अवलोकन विधि में विश्लेषण कर्मचारी को कार्य करते हुए स्वयं देखता है।
साक्षात्कार विधि में कर्मचारी या उसके पर्यवेक्षक से सीधे संवाद द्वारा जानकारी ली जाती है। और प्रश्न वाली विधि में कर्मचारियों को लिखित सवाल दिए जाते हैं। अंत में लॉन्ग बुक विधि में कर्मचारी स्वयं अपने दैनिक गतिविधि का रिकॉर्ड रखता है। क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है, यानी कि वो जमा रखता है अपना कार्य स्थल को। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रबंधन को कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति में अवगत कराती है। ओके, उनको प्रस्तुत कराती है, दिखाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निष्पादन। क्या कहता है? निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप और लाभों की व्याख्या कीजिए। ओके, निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ स्वरूप और लाभों की व्याख्या कीजिए। ओके दोस्तों, यह कहता है, चलिए फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप, लाभों की व्याख्या कीजिए। निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस ऑपरेशन है ना, अप्रूवल एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन का उसके निर्धारित लक्ष्यों और मानकों के संदर्भ में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ओके, इसका अर्थ केवल कर्मचारियों की गलतियों निकालना नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को पहचानना और उसे भविष्य की उन्नति के लिए तैयार करना होता है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो मूल्यांकन जो होता है, आपका एग्जाम जो लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? आपको फेल ही करने के लिए नहीं, आपका भविष्य को बनाने के लिए भी वो कार्य करते हैं। जैसे टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करता है, जो भी कार्य मूल्यांकन किया जाता है, इसका अर्थ केवल कर्मचारी की गलतियों निकालना नहीं होता है दोस्तों, उसका बल्कि शक्तियों को, उसका कार्य को पहचान करके उसको उन्नति में यानी कि प्रोग्रेसिंग में उसको लाना पड़ता है। ओके, तो यह प्रबंधन को एक निष्पक्ष आधार प्रदान करता है। क्या? निष्पक्ष आधार प्रदान करता है दोस्तों, कि कौन सा कर्मचारी संगठन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ओके, कितना उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। ओके, उसके बाद निष्पादन मूल्यांकन का स्वरूप प्रशासनिक और विकासात्मक, यानी कि प्रशासनिक तारीफों लायक है और विकासात्मक बढ़ोतरी है दोस्तों। यह दोनों है। क्या? दोनों है। प्रशासनिक स्तर पर इसका उपयोग पदोन्नति, वेतन वृद्धि, बोनस या स्थानांतरण जैसे निर्णयों के लिए किया जाता है दोस्तों। प्रशासनिक का मतलब होता है दोस्तों, किसी को बोनस देना हो, वेतन वृद्धि यानी कि वेतन को बढ़ाना हो, उसी के कार्य में किया जाता है। ओके, उसी के कार्य में क्या जाता है, बोनस हो या फिर वृद्धि हो, स्थानांतरण जैसे निर्णयों के लिए क्या जाता है। ओके, चलिए तो विकासात्मक स्तर पर यह कर्मचारी को फीडबैक यानी कि फीडबैक देने का, उसकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने और उसे व्यक्तिगत सुधार के अवसर प्रदान पर केंद्रित होता है दोस्तों। जैसे कि आप काम कैसा कर रहे हो, तो उसको फीडबैक देना है, उसका फीडबैक देना यानी कि तारीफ करना है, अच्छा है कि खराब है, क्या है उसको बताना है कि आपका काम जो है बहुत अच्छा है या फिर आपका काम खराब है। जो भी डिसीजन आए आपके दिल में हो, मान के चलो किसी को कोई अच्छा करता है बोलते हो अच्छा है, कोई गलत करता है बोलते हो कि ये सब दोस्त गलत है, नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये क्या होता है, फीडबैक होता है। इसको विकासात्मक मतलब होता है, पर्सनल मतलब विकासात्मक मतलब होता है क्या, फीडबैक देना। ओके, चलिए उसके बाद यह एक द्विमार्गी संवाद की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद कर्मचारी दोनों अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करते हैं। ओके, अब आइए दोस्तों अगला स्टेप में, यहाँ कहता है निष्पादन मूल्यांकन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित। ओके, अगला पहला है पारदर्शी और न्याय है ना। योग्यता आधारित पदोन्नति से संगठन में पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारी अभिप्रेरणा, जब कर्मचारी के अच्छे काम को पहचान जाता है तो उसका मनोबल और उत्पादकता बढ़ती है। ओके दोस्तों, प्रशिक्षण नियोजन, मूल्यांकन से पता चलता है कि कर्मचारी किस विशेष क्षेत्र में कमजोर है, जिससे लक्षित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद करियर विकास, प्रतिभाशाली कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा सकता है। ओके,
मान के चलो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है कर्मचारियों को, यानी कि प्रतिभाशाली कर्मचारियों को, ठीक है, तो पहचान करके उन्हें भविष्य के नेतृत्व, भविष्य की मौजूदगी में लेके जाना है, तैयार करना है उसको, ताकि उसको बताना है कि आपका भविष्य अच्छा है, आप काम अच्छे करती हो, तो उसको उसका करियर बनाना है, तो उसको तैयार करना है। ओके, अगला है अंत निष्पादन मूल्यांकन संगठन कार्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रभाव प्रबंधन उपकरण है। ओके दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप, दृष्टिकोण और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप, दृष्टिकोण और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों परामर्श होता है क्या? अब बोलोगे सर परामर्श क्या होता है? कर्मचारी तो आपको समझ में आता है, लेकिन परामर्श क्या होता है ना? परामर्श होता है दोस्तों किसी व्यक्ति का समस्याओं को समझकर उन्हें सही समाधान निकालने का सहायता करना। ओके, उसी को बोलते हैं दोस्तों परामर्श। स्वरूप तो आपको मैं बता चुका हूँ स्वरूप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दृष्टिकोण और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन को? कर्मचारी परामर्श यानी कि एम्प्लॉय काउंसलिंग, ओके, यह एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा है जो संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या कार्य संबंधित तनाव को सुलझाने में मदद करता है। क्या करने में? सुलझाने में, यानी कि उसको बताने में, उसको हेल्प करने में मदद आता है, मदद करने के लिए दी जाती है। ओके, इसका स्वरूप सहायक और उपचारात्मक होता है। क्या होता है? सहायक और उपचारात्मक होता है। यह एक सुरक्षित और गोपनीय वातावरण प्रदान करता है जहां कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। ओके दोस्तों, अपनी भावनाओं को बता सकता है, कह सकता है कि सर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की मानसिक शक्ति और कार्य संतुष्टि को पुनः स्थापित करना। मान के चलो किसी कर्मचारी का काम करते करते मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उसी को मानसिक ओर यानी कि मानसिक संतुलन जो होती है, शांति और कार्य संतुष्टि को पुनः स्थापित करना होता है, तो इसी का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है परामर्श के 3 प्रमुख दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। कितना? 3 प्रमुख दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जैसे कि निर्देशात्मक परामर्श, उसके बाद में परामर्शता एक सक्रिय भूमिका निभाता है और सीधे समाधान सुलझाता है, ठीक है। उसके बाद है गैर निर्देशात्मक परामर्श में कर्मचारी को बोलने का अधिक मौका दिया जाता है ताकि वह स्वयं अपनी समस्या का हल खोज सके। ओके, जिस इसमें बोलने के मौका दिया जाता है कर्मचारी को ताकि वो खुद से ही अपना समस्या का हल निकाल सके। ओके, उसके बाद समन्वित दृष्टिकोण इन दोनों का मिश्रण है जहां स्थिति के अनुसार परामर्श की शैली बदलती जाती है। ओके, अगला कर्मचारी परामर्श की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, अगला विश्वास बहाली, परामर्शदाता है ना, परामर्शदाता और कर्मचारी के बीच एक सहज भरोसेमंद रिश्ता बनाना। ठीक है, विश्वास का मतलब होता है, विश्वास होता है भरोसा करना, तो वही चीज़ होता है। अब है समस्या का विश्लेषण, जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका विश्लेषण करना, उसका समाधान करना। ठीक है, जैसे कर्मचारी की बातों को ध्यान से सुनकर समस्या की जड़ तक पहुंचना। ओके, उसके बाद है विकल्पों पर चर्चा, यानी कि जो विकल्प है उसके बारे में चर्चा करना है, सुलझाना है। ठीक है, इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके पर विचार करना है ना, तरीकों पर विचार करना। ओके, कार्य योजना, जो काम है उसका योजना क्या है ना, एक निश्चित समाधान की ओर बढ़ना। उसके बाद फॉलोअप, यानी कि परामर्श के बाद कर्मचारी के व्यवहार और स्थिति में सुधार की जांच करना। ओके, तो अगला है लास्ट में है दोस्तों, यह प्रक्रिया न केवल कर्मचारी का तनाव कम करती है बल्कि संगठन में अनुपस्थित को घटाने और कार्य क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चयन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। चयन की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। चयन का मतलब होता है दोस्तों चुनना। ठीक है, किसी चीज़ को या किसी एम्प्लॉय को या किसी भी वस्तु को चुनना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं चयन। चयन यानी कि सिलेक्शन करना। वह प्रक्रिया है जिससे क्या है, वह प्रक्रिया है जिससे आवेदकों के समूह में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को किसी पद के लिए चुना जाता है। ठीक है,
क्या किया जाता है, चुना जाता है। इसे अक्सर एक नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नकारात्मक बोले तो निगेटिविटी थिंकिंग, ओके, कहा जाता है, क्योंकि इसमें अयोग्य उम्मीदवारों को छांटा जाता है, अयोग्य उम्मीदवारों को छांटा जाता है। जैसे कि जो एजुकेटेड रहता है, जो योग्य होता है उसको रखा जाता है, जो अयोग्य होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए उसको बोला गया कि नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद चयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन ने कितनी स्टिक तकनीकों का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। ओके, अगला दोस्तों, चयन की प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित है। ओके, कहता है प्रारंभिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक स्क्रीनिंग है। क्या है प्रारंभिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी बीमारी या समस्या का पता लगाने के लिए की जाने वाली प्रारंभिक जांच, जो जांच होता है जो शुरू में जांच किया जाता है। ठीक है, या किसी बीमारी के बारे में पता करना, उसका जांच करना। ठीक है, या कोई चीज़ जानने वाली उसके बारे में पता करना है, उसके बारे में डिटेल जानना है, तो उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। ओके, ताकि उम्मीदवार बुनियादी योग्यता यानी कि शिक्षा अनुभव पूरी नहीं करते उन्हें बाहर किया जा सके। क्या किया जा सके, बाहर किया जा सके। चयन परीक्षाएं, इसमें बुद्धि परीक्षा यानी कि मानसिक क्षमता के लिए, प्रवीणता परीक्षा कार्य संबंधी कौशल के लिए, और व्यक्तित्व परीक्षा व्यवहार और दृष्टिकोण के लिए शामिल है। ओके दोस्तों, उसके बाद रोजगार साक्षात्कार यानी कि रोजगार साक्षात्कार, यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जहां उम्मीदवार के साथ आमने सामने बातचीत की जा सके। रोजगार साक्षात्कार क्या है कि यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है जहां उम्मीदवार के साथ आमने सामने बातचीत कर सके। यानी कि उम्मीदवार है उसके आमने सामने खड़े होकर आप बात कर सकते हो। ठीक है, इससे उसके आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। उसका संचार कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, और निर्णय लेने का क्षमता क्या होता है, पता चलता है कि वो उम्मीदवार कैसा होता है। ओके, कैसा होगा। चलिए दोस्तों, क्या है संदर्भ जांच, उम्मीदवार के पुराने रोजगार और चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा दिए गए रेफरेंस से संपर्क किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस से किसी संपर्क किया जाता है। रेफरेंस बोले तो किसी थर्ड पर्सन के जरिए से संपर्क किया जाता है। ठीक है, चलिए शारीरिक परीक्षण, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार कार्य की शारीरिक मांगों को पूरा करने के लिए फिट है या नहीं है, तो उसके बारे में पता करना है शारीरिक परीक्षण के लिए। यानी कि उसका शरीर अच्छा है, यानी कि वीकनेस तो नहीं, बीमारी तो नहीं है, वो शारीरिक तौर पे वो मजबूत है कि नहीं है, फिट है कि नहीं, उसी को बोलते हैं शारीरिक परीक्षण। ओके दोस्तों, कहता है इन तकनीकों का सही मेल यह सुनिश्चित करता है कि संगठन को एक अस्थायी और प्रतिभाशाली कर्मचारी प्राप्त हो, उसे जिससे भविष्य में भर्ती की लागत कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं दोस्तों प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। सार्थक, अब दोस्तों देखिए कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान जाइए, है ना। कार्यान्वयन जो है उसके बारे में आप जान जाए, किसी योजना या नीति व्यवहारिक रूप देकर धरातल पर लागू करना, उसी को बोलते हैं कार्यान्वयन। ओके, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के डिजाइन, उसका जो प्रकार होता है, उसका डिजाइन जो होता है किस प्रकार होता है, उसका क्या करना, मूल्यांकन करके वह क्या करने बोल रहे हैं। ओके, चलिए आंसर है प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन वह महत्वपूर्ण अंतिम चरण है जो तय करता है कि कार्यक्रम पर खर्च किया गया समय और पैसा कितना सार्थक रहा। ओके, मूल्यांकन केवल अंत में नहीं बल्कि डिजाइन और कार्यान्वयन के हर स्तर पर आवश्यक है। डिजाइन के स्तर पर यह देखा जाता है कि क्या प्रशिक्षण सामग्री
और सुविधा यानी कि सामान और सुविधा यानी कि अपना सुविधा है कि नहीं, सुविधा संगठन के लक्ष्यों और प्रशिक्षुओं की ज़रूरत से मेल खाती है कि नहीं, है ना, मेल खाती है। ओके, चलिए उसके बाद है कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए विर्कपैट्रिक, है ना, विर्कपैट्रिक मॉडल के 4 स्तरों का प्रयोग, है ना, स्तरों का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अब ये प्रतिक्रिया क्या है, प्रशिक्षण सत्र से, है ना, प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद प्रशिक्षुओं से फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा। सीखना यानी कि लर्निंग, यह जांचना कि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं के ज्ञान और कौशल में क्या वास्तविक बुद्धि हुई कि नहीं, क्या बुद्धि हुई है ना, क्या वास्तविक बुद्धि हुई है। ओके, अगला व्यवहार, क्या कर्मचारी कार्यस्थल पर वापस आकर सीखी गई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अगला है परिणाम। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, यह सबसे इम्पोर्टेंट स्तर है, ठीक है, जहाँ संगठन की उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभ में हुए सुधार को मापा जाता है। ठीक है, हुए सुधार को मापा जाता है, सुधार जो हुआ है कितना हुआ है या नहीं हुआ है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला स्टेप है, चलिए दोस्तों आगे अब, है ना, प्रभावी मूल्यांकन भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमियां को दूर करने में मदद करता है। यह प्रबंधन को ठोस प्रमाण देता है कि प्रशिक्षण के वांछित परिवर्तन आया है। यदि परिणाम संतोषजनक नहीं है तो डिजाइन या कार्यान्वयन की विधि में बदलाव किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रशिक्षण की गुणवत्ता और संगठन की प्रभावशीलता को बनाए रखने का एक सशक्त जरिया है। ओके दोस्तों, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है, वर्णित कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्णित क्या होता है ना। वर्णित क्या होता है दोस्तों, जिसका वर्णन किया जा चुका हो उसी को हम वर्णित बोलते हैं। ओके, वर्णित कोई बड़ा वर्ड नहीं है, बड़ा ची हार्डो नहीं है, ठीक है, जिसका वर्णन किया जा सके या किया जा चुका हो उसी को हम वर्णित बोलते हैं। ठीक है, कार्यस्थल तो आपको समझ में आता है, कार्यस्थल क्या है, जहाँ कार्य करते हैं जिस जगह पे उसी को बोलते हैं कार्यस्थल। ठीक है, तो उसका दुर्घटना को कैसे रोकना है या कैसे रोका जा सकता है उसी को वर्णित करने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, समझ में आ गया। चलो आंसर है, कार्यस्थल पर दुर्घटना का एक अनियोजित और अनचाही घटना है जो संपत्ति या मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसे रोकने के लिए एक व्यापक सुरक्षा रणनीति यानी कि सेफ्टी स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजीनियरिंग, शिक्षा और परिवर्तन का मेल हो। दुर्घटना मुक्त वातावरण न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, ओके, बल्कि संगठन की प्रतिष्ठा और उत्पादकता को भी सुरक्षित रखता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला है दुर्घटना रोकने के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। ओके, इंजीनियरिंग नियंत्रण, खतरनाक मशीनों पर सुरक्षा गार्ड लगाना। ठीक है, जो सबसे भारी या सबसे खतरनाक मशीन है उसमें सुरक्षा गार्ड लगाना बोलते हैं। ओके, उसके बाद स्वचालित सेंसर का उपयोग करना, कार्यस्थल के लेआउट को इस तरह डिजाइन करना कि जोखिम कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, लेआउट का मतलब होता है क्या है? लेआउट का मतलब होता है दोस्तों किसी निश्चित स्थान या पृष्ठ पर विभिन्न तरीके से सजाना या टेक्स्ट, जैसे किसी चित्र को, मशीन को, फर्नीचर को, कमरे में टेक्स्ट यानी कि किसी चीज़ को स्थगित करना, उसी चीज़ को बोलते हैं दोस्तों लेआउट। ओके, अगला है सुरक्षा प्रशिक्षण, है ना। प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा नियमों, आग बुझाने के यंत्रों और आपातकालीन निकासी का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नए कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंडक्शन अनिवार्य होना चाहिए, है ना। दोस्तों इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अब बोलेंगे सर इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग उपकरण जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि वो एक बिजली से चलने वाले यंत्र है, ठीक है, जो
खाना पकाने में या कुकिंग करने में काम आता है। ओके, चलिए दोस्तों, अगला है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, कार्य की प्रकृति के अनुसार हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते और चश्मे के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू करना चाहिए। ओके, जैसे कोई काम करते हैं दोस्तों, उसका सिर को बचाने के लिए हेलमेट यूज़ किया जाता है, हाथ को बचाने के लिए ग्लव्स यूज़ करते हैं, दस्ताने यूज़ करते हैं। ठीक है, पैर को बचाने के लिए जूते का यूज़ करना पड़ता है, और आँख को कीड़ा घुसने से बचाने के लिए या फिर कंकड़ या कोई गिट्टी विट्टी बालू वाले घुसने के बचने के लिए चश्मे का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला है नियमित सुरक्षा ऑडिट, है ना। ऑडिट, कार्यस्थल का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए ताकि बिजली के खुले तारों या फिसलन जैसी संभावित खतरों को पहचानना और ठीक किया जा सके। यानी कि नियमित रूप से होता है दोस्तों, क्या होता है कि कार्यस्थल पर किसी भी इंजीनियरिंग को या फिर कोई जो मैनेजमेंट है उसको जाके देखना चाहिए कि कभी बिजली का तार अगर नंगा रहे तो किसी को करंट ना पकड़े। ठीक है, या फिर अगर फिसलन रहे कहीं पे भी तो उस फिसलन को दूर किया जा सके। इसी तरह हम संभावित खतरों का पहचान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, अब क्या कहता है कि सुरक्षा संस्कृति का विकास, यानी कि प्रबंधन को एक ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां कर्मचारी स्वयं सुरक्षा के प्रति सजग रहे और किसी भी असुरक्षित स्थिति को रिपोर्ट करने में संकोच ना करें। ओके दोस्तों, कहता है इन उपायों का निरंतर पालन करके कार्यस्थल को एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वैश्वीकरण के अर्थ क्या कहता है? वैश्वीकरण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सबसे पहले वैश्वीकरण कहता है किसको? वैश्वीकरण हुआ था विभिन्न देशों और अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ती संबंध। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी देश के पास अगर कोई सामान है या फिर मिसाइल है जो मेरे देश के पास नहीं है, अपने देश में नहीं है, तो एक दूसरे से जो रिलेशन बनता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। ओके, उसे क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, समझ में आ गया सबको? उसका दोस्तों क्या है? प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या होता है दोस्तों? किसी विषय, विचार या जानकारी का वर्तमान स्थिति बताना। वर्तमान स्थिति जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्या चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उसी स्थिति को बताने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रासंगिकता। क्या बोलते हैं? प्रासंगिकता बोलते हैं दोस्तों। अब चलिए आंसर में कहता है वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे या जिसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को एक एकीकृत तंत्र में बदल दिया। तंत्र में बदल दिया। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए इसका अर्थ है कि श्रम का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह और विविध संस्कृतियों का मिलन। आज के समय में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता इस बात से है कि कंपनियों अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना पड़ रहा है या पड़ता है। ओके दोस्तों, अगला है वैश्वीकरण के मुख्य प्रकारों में आर्थिक वैश्वीकरण शामिल है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपनी इकाइयों अलग अलग देशों में लगाती है। ओके, अलग अलग देशों में क्या करती है? लगाती है। ठीक है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की कार्य प्रणालियों और मूल्य आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तकनीकी वैश्वीकरण ने सूचना साझा करने और रिमोट वर्क फ्रॉम होम को संभव बनाया है। ठीक है, वैश्वीकरण ने HRM के सामने नई चुनौती भी खड़ी की है, जैसे विभिन्न देशों के श्रम कानूनों का पालन करना और कार्यस्थल पर विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कर्मचारी संलग्नता क्या है? कर्मचारी संलग्नता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसकी श्रेणियों और मॉडल का वर्णन कीजिए। क्या? मॉडल का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, अब हम सबसे पहले संलग्नता का हम के बारे में जानेंगे। संलग्नता है क्या, है ना? किसी चीज़, व्यक्ति या विषय के साथ जुड़ाव या जुड़ा हुआ रहना। किसी व्यक्ति या किसी विषय के साथ अगर जुड़ा हो या जुड़ा रहना हो, उसी को बोलते हैं संलग्नता। क्या? संलग्नता। ओके,
उसके बाद दोस्तों अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? किसी वस्तु, घटना, विचार का मानसिक छवि को अवधारणा बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर में मेन यही दोनों चीज़ें, ठीक है। तो श्रेणी मतलब होता है दोस्तों पद्धति, यानी कि 1 2 3 जैसे गिनती करो उसी को श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। कर्मचारी, चलिए दोस्तों, कर्मचारी संलग्नता यानी कि एम्प्लॉई एंगेजमेंट, है ना, एंगेजमेंट, वह मानसिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता, है ना, प्रतिबद्धता है जो एक कर्मचारी अपने संगठन और उसके लक्ष्यों के प्रति महसूस करता है। एक संलग्न कर्मचारी अपने कार्य को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जुनून के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? जुनून के रूप में देखा जाता है और संगठन की सफलता के लिए स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त प्रयास करता है। ओके, कर्मचारी संलग्नता की 3 मुख्य श्रेणी है। क्या है? पूर्णतः संलग्न कर्मचारी ऊर्जा से भरे होते हैं। संलग्न नहीं, कर्मचारी केवल अपना काम निपटाते हैं। और सक्रिय रूप से असंलग्न कर्मचारी नकारात्मक फैलाते हैं। विल्मार शॉफेली, है ना, विल्मार शॉफेली का मॉडल इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जो 3 घटकों पर जोर देता है: जोश, ऊर्जा, संपन्न, गर्व और प्रेरणा, और तन्मयता, काम में पूरी तरह डूब जाना, ठीक है। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि उच्च संलग्नता से कर्मचारी टर्नओवर कम होता है और लाभ बढ़ता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? यौन उत्पीड़न व्यवहार की व्याख्या कीजिए। यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून को स्पष्ट कीजिए। ओके, सबसे पहले दोस्त, उत्पीड़न क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या उत्पीड़न क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। उत्पीड़न होता है दोस्तों किसी भी अपमानजनक व्यवहार को हम उत्पीड़न बोलते हैं, या जो शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है उसको भी हम क्या कहते हैं? उत्पीड़न बोलते हैं। तो दोस्तों यही होता है कि यौन उत्पीड़न व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून को स्पष्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए दोस्तों, कहता है यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर शक्ति के दुरुपयोग का एक हिंसक रूप है। दुरुपयोग बोले तो गलत व्यवहार का एक हिंसक रूप है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक स्पर्श, यौन संबंध की मांग, अश्लील टिप्पणियों या ऐसी हरकतें शामिल है। यानी कि अश्लील टिप्पणियाँ दोस्तों, यानी कि गलत बोली चाली, या फिर अश्लील बोले तो गलत बातें बोलना किसी को, ठीक है, उसी को अश्लील टिप्पणियाँ बोलते हैं। किसी के कमेंट करना उसी को बोलते हैं टिप्पणियाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत बात नहीं बोलना है, जो बात बोलना है क्लियर बोलना है, साफ बोलना है, शुद्ध बोलना है, पॉजिटिविटी बोलना है। ओके, जो कर्मचारी के लिए कार्यस्थल को असुरक्षित और अपमानजनक बनाती हो, यानी कि जो कर्मचारी के लिए कर्मचारी के मानवाधिकार के लिए कार्यस्थल को असुरक्षित हो, जहाँ कार्य करते हो वहाँ असुरक्षित हो और उसके बाद अपमानजनक बनाती हो, ठीक है। यह न केवल कर्मचारी के मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि यह उनकी मानसिक स्थिति और उत्पादकता पर भी गंभीर प्रहार करता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। दोस्तों आप लोग ठीक से नहीं समझोगे तो नहीं आंसर दे पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है दोस्तों, उसके बाद आप लोग आंसर दे पाओगे सही तरीके से। आगे दोस्तों, इसे रोकने के लिए संगठनों शून्य सहनशीलता नीति अपनानी चाहिए और आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना चाहिए। ओके, अगला है दोस्तों, भारत में POSH एक्ट 2013 के तहत प्रत्येक संगठन के लिए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध स्पष्ट नीतियां बनाना और पीड़ित को न्याय दिलाना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, भारत में एक POSH एक्ट बना, वो कब बना था दोस्तों? 2013 को बना था। कब बना था? 2013 को बना था। उसी के तहत प्रत्येक संगठन के लिए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध स्पष्ट नीतियों बनाना और पीड़ित को न्याय दिलाना, यानी कि पीड़ित को जो न्याय देना है, जो उसका मदद करना है, उसी को अनिवार्य कर दिया दोस्तों, जरूरी कर दिया, ठीक है। कानून के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। नियमित संवेदीकरण कार्यशालाएं
भी इसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप लोग आंसर को दे पाओगे सही तरीके से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया करके आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि कैरियर प्रबंधन की अवधारणा, प्रतिरूप और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। दोस्तों कैरियर, सबसे पहले कैरियर बोले तो लाइफ, कैरियर बनाना, लाइफ बनाना। कैरियर बोले तो जैसे कि आपका अगर आप हो तो कितना रुपया कमाते हैं उसी चीज़ को बोलते हैं। अगर आप कहीं सेटल हो जाते हैं उसी को हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। ठीक है, कैरियर प्रबंधन की अवधारणा, प्रतिरूप और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों? प्रतिरूप होता है किसी का नमूना चित्र, यानी कि किसी का चित्र बोलो डायरेक्ट, किसी का चित्र या किसी का काम को नकल करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिरूप। किसी का चित्र का नकल करना या किसी का चलने का नकल करना या किसी का कार्य का नकल करना, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरूप। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, कैरियर प्रबंधन एक औपचारिक और रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक प्रगति को नियोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और संगठित की भविष्य की आवश्यकताओं के बीच एक प्रभावी तालमेल बिठाना है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में कैरियर प्रबंध के केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के निरंतर कौशल विकास और सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कर्मचारी को संगठन के भीतर एक सुरक्षित भविष्य का एहसास कराता है। सुरक्षित भविष्य यानी कि जो भविष्य है उसका जो सुरक्षित होता है, जो अच्छा होता है, जो आगे चल के वो फायदेमंद होता है, उसी को बोलते हैं सुरक्षित भविष्य का एहसास दिलाता है, महसूस कराता है दोस्तों। ठीक है, जिससे कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार होता है। क्या आता है? सुधार होता है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अभी और बाकी इसका। तो चलिए दोस्तों, क्या है? कैरियर प्रबंधन की प्रक्रिया और प्रतिरूप निम्नलिखित मुख्य चरणों पर आधारित है। ओके दोस्तों, पहला है कैरियर नियोजन यानी कि कैरियर प्लानिंग। यह प्रारंभिक चरण है जहां कर्मचारी अपनी रुचियों, कौशलों और क्षमताओं का आत्म मूल्यांकन करता है। ओके, दूसरा है कैरियर विकास यानी कि कैरियर डेवलपमेंट। ओके, संगठन कर्मचारी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेंटरिंग, कोचिंग और विशेष कार्यभार जैसे अवसर प्रदान करता है। ओके दोस्त, आई हो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। उसके बाद है दोस्तों कैरियर पथ निर्माण। क्या है? कैरियर पथ निर्माण, संगठन के भीतर पदोन्नति और उन्नति के स्पष्ट रास्तों को परिभाषित करना। आधुनिक संगठनों में प्रोटियन कैरियर और बाउंड्रीलेस कैरियर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों चलिए, जैसे प्रतिरूप लोकप्रिय हो रहे हैं, जो लचीलेपन का मतलब बोलते हैं दोस्तों आसानी से, बिल्कुल सरलतापूर्वक, ठीक है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर क्या करता है? जोर देता है, मेहनत करता है, ताकत देता है। ठीक है, प्रभावी कैरियर प्रबंधन न केवल कर्मचारी की कार्य संतुष्टि को बढ़ाता है दोस्तों, बल्कि संगठन को एक कौशल और अनुभवी नेतृत्व दल तैयार करने में भी मदद करता है। ओके, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। क्या है दोस्तों? कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। है ना, समझ में आ गया? कर्मचारी मतलब समझते हैं दोस्तों, आवृत्ति मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद प्रतिधारण है। क्या है? प्रतिधारण। सबसे पहले मैं प्रतिधारण बता देता हूँ। प्रतिधारण क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु, द्रव या जानकारी को अपने पास बनाए रखने या रोकने की क्षमता, यानी कि किसी भी चीज़ को दोस्त बना के रखने, अपने पास रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिधारण बोलते हैं। और आवृत्ति क्या होता है दोस्तों? किसी घटना को बार बार दोहराया जाना, उसी को आवृत्ति बोलते हैं। जैसे कर्मचारी जो घटना होती है, बार बार जो आवृत्ति होती है कर्मचारी के ऊपर, तो उसको कम करने के लिए कर्मचारी प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक, वर्णन करने बोलने। ओके, क्वेश्चन को आई होप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा दोस्तों। ठीक है, अब आंसर है
कर्मचारी आवृत्ति यानी कि एम्प्लॉयड टर्नओवर, ठीक है, वह दर है कि यानी कि वह दर है जिस पर कर्मचारी एक निश्चित अवधि के भीतर संगठन छोड़कर चलते जाते हैं। उच्च वेतन संगठन के लिए न केवल वित्तीय बोझ यानी कि भर्ती और प्रशिक्षण लागत बढ़ाती है, बल्कि कार्य संस्कृति और उत्पादकता को भी बाधित करती है। ओके, इसलिए प्रतिभाशाली कार्य बल को लंबे समय तक रोकने के लिए कर्मचारी प्रतिधारण यानी कि एम्प्लॉय रिटेंशन की मजबूत रणनीतियों बनाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आते होंगे। उसके बाद कर्मचारी प्रतिधारण सुनिश्चित करने की प्रमुख रणनीतियों निम्नलिखित है। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अगला है प्रतिस्पर्धा, है ना, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, है ना, बाजार के मानकों के अनुसार उचित वेतन, बोनस और अन्य लाभ प्रदान करना, यानी कि बाजारों के अनुसार यानी कि मार्केटों के अनुसार मानकों को व्यक्ति के, ठीक है, मानकों के बाजारों के मानकों के अनुसार, ठीक है, मार्केटों के जो रेट है उसके अनुसार उचित वेतन, बोनस और अन्य लाभ प्रदान करना चाहिए। ओके, अब आइए दोस्तों वर्क जीवन संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, लचीले कार्य घंटे और अवकाश की नीतियां प्रदान करना। ओके, अगला है दोस्तों मान्यता और पुरस्कार, कर्मचारियों के योगदान की सराहना करना यानी कि तारीफ करना उसका, और उन्हें सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करना यानी कि पुरस्कार देना, गिफ्ट देना। ओके, उसके बाद दोस्तों विकास के अवसर, नियमित प्रशिक्षण और करियर में उन्नति के स्पष्ट मार्ग प्रदान करना यानी कि नियमित रूप से किसी भी कर्मचारी को आगे बढ़ाने के स्पष्ट मार्ग प्रदान करना, मार्गदर्शन दिखाना। ओके, अगला है दोस्तों सहयोगात्मक कार्य संस्कृति, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां संवाद पारदर्शी हो और कर्मचारियों के स्वाभिमान का सम्मान किया जाए। ओके, इन रणनीतियों का सफल कार्यान्वयन संगठन के प्रति कर्मचारी की वफादारी को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन ड्रेन की समस्या कम होती है और संगठन की स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में, मनोवैज्ञानिक अनुबंधन को स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक अनुबंधन को स्पष्ट कीजिए। अनुबंधन क्या होता है दोस्तों, मैं अनुबंधन के बारे में बता देता हूँ। अनुबंधन होता है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता होता है या समझौता करना होता है जो कानून द्वारा लागू हो, जो कानून द्वारा लागू हो, उसी को हम बोलते हैं अनुबंध। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा अनुबंध को स्पष्ट कीजिए, उसी को स्पष्ट करने बोलना होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा चलिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अनुबंधन यानी कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट नियोक्ता और कर्मचारी के बीच उन अलिखित और अनकही अपेक्षाओं का समूह है जो उनके संबंधों की नींव रखते हैं। यह औपचारिक रोजगार अनुबंध से भिन्न है क्योंकि यह विश्वास और धारणाओं पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद है इससे कर्मचारी यह उम्मीद करता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बदले संगठन उसे सुरक्षा, सम्मान और विकास के अवसर देगा। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी कर्मचारी है वो अपनी ईमानदारी से मेहनत से कार्य करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई सम्मान मिले और पुरस्कार मिले और हमें जो ऑनर है उसे विश्वास हो कि हम अच्छे हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला स्टेप है, यदि संगठन इन अपेक्षाओं को पूरा करता है तो कर्मचारी की प्रतिबद्धता और उत्पादकता बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक अनुबंधन की प्रकृति गतिशील होती है जो समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए पहले कर्मचारी केवल नौकरी की सुरक्षा चाहते थे, लेकिन अब वे सीखने के अवसर और कार्य स्वायत्तता की उम्मीद करते हैं। इसके विपरीत इस अनुबंध के टूटने से कर्मचारी का विश्वास गिर जाता है जिससे कार्य असंतुष्टि में कमी आती है और कर्मचारी संगठन छोड़ने का विचार करने लगता है। एक सफल मानव संसाधन प्रबंधन के लिए इस अदृश्य अनुबंधन को समझना और बनाए रखना अनिवार्य है। इसको दोस्तों, इस कार्य को, इस दृश्य को, ठीक है, हमेशा के लिए अच्छे से समझना और बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि यह संगठन की आंतरिक शक्ति, शांति और वफादारी का मुख्य स्रोत है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कार्य विश्लेषण
कार्य विश्लेषण, विश्लेषण मैं आपको बता चुका हूँ पहले दोस्तों, ठीक है, स्वरूप भी बता चुका हूँ। तो उपयोग का वर्णन कीजिए, किसका, कार्य विश्लेषण के स्वरूप, उपयोग का वर्णन करने बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस, क्या, जॉब एनालिसिस का स्वरूप विश्लेषणात्मक है ना, विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक होता है। यह किसी विशेष कार्य की सूक्ष्म बारीकियों को समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के बजाय पद पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्य विश्लेषण का प्राथमिक उपयोग मानव संसाधन योजना और भर्ती में होता है, जहां यह सही उम्मीदवार के लिए मानक तय करता है। कौन तय करता है, मानक तय करता है। इसके बिना चयन प्रक्रिया दिशाहीन हो सकती है दोस्तों। ओके, तो इसके अलावा यह कार्य मूल्यांकन के माध्यम से वेतन संरचना तैयार करने में मदद करता है। क्या करता है, वो कार्य संरचना तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों, ठीक है, हेल्प करता है, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू हो सके, ठीक है, यानी कि समान कार्य के लिए वो समान वेतन का सिद्धांत लागू हो सके। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, डाटा ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो कोई और डाटा ऑपरेटर कर रहे हैं, तो उसका जो वेतन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ना कि अलग अलग। ओके, तो उसी तरह प्रशिक्षण की पहचान और सुरक्षा मानकों के निर्धारण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, ठीक है, प्रशिक्षण की पहचान करना और सुरक्षा मानकों के निर्धारण में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका, ठीक है। यह प्रक्रिया कार्य विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और कार्य विशिष्टता यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, के रूप में दोस्तों, के रूप में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करती है। क्या, दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। संक्षेप में कार्य विश्लेषण संगठन के भीतर प्रत्येक पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करके जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे संगठनात्मक अराजकता समाप्त होती है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ओके, यानी कि कार्य में, कोई काम में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्या करना, प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रशिक्षण मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, विकास मतलब जन्म करता बढ़ोतरी, इंक्रीज, है ना, डेवलप होता है ना। चलिए, प्रशिक्षण और विकास एक व्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, जो कर्मचारी के कौशल यानी कि ज्ञान और दृष्टिकोण को उद्यतन करने पर केंद्रित होती है। यह केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे सेवा काल के दौरान चलने वाला निवेश है। ओके, तो इस प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में विभाजित है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है आवश्यकता विश्लेषण यानी कि नीड्स एनालिसिस। सबसे पहले यह पहचानना होता है या पहचाना जाता है कि कर्मचारी को किस विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यानी कि मान के चलो हम काम कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम कोई गलत करते जो हेड होते हैं ना, उसको वो सोचते हैं कि उसमें मेरे किस में कमी है कि उसका हम समाधान करके देंगे, ठीक है, उसका हम प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरा करेंगे, ठीक है, किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, किस क्षेत्र में कमी है। चलिए उसके बाद क्या है, उद्देश्य निर्धारण, प्रशिक्षण के स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करना। ओके, उसके बाद है दोस्तों डिजाइन और कार्यान्वयन, उपयुक्त प्रशिक्षण विधि जैसे ऑन द जॉब व्याख्यान या सिमुलेशन का चुनाव करना और सत्र आयोजित करना। ओके दोस्तों, उसके बाद है मूल्यांकन, अंतिम और महत्वपूर्ण चरण, जिसमें यह देखा जाता है कि क्या प्रशिक्षण से वांछित सुधार आया है, ठीक है, आया और उत्पादकता बढ़ी। यानी कि सारा कार्य करने के बाद उसके पूरे मंथ में वो डिसीजन देखता है, पूरा हर एक चीज़ को देखता है, डिसीजन लेता है कि कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, या कि कभी दिन का हिसाब होता है, या फिर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो क्या था, आपका जो है क्षमता को पता करता है कि आप किस क्षमता में, आपका नॉलेज कितना है, इसी को बोलते हैं मूल्यांकन। ओके दोस्तों, तो अगला है यह प्रक्रिया कर्मचारी को आधुनिक तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखती है और संगठन में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 का आता है हॉफस्टेड, है ना, हॉफस्टेड का सांस्कृतिक
अवयवों का प्रतिरूप। हॉफस्टेड होता क्या है दोस्तों, जैसे कि डच सामाजिक मनोवैज्ञानिक गिर्ट हॉफस्टेड है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक नियम है दोस्तों। तो इसके बारे में अवयवों का प्रतिरूप करना है हमको, क्या करना है। चलिए दोस्तों, तो क्या है हॉफस्टेड, एक मनोवैज्ञानिक नाम है दोस्तों, उसका सांस्कृतिक अवयवों का प्रतिरूप करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आंसर है गर्ट हॉफस्टेड का मॉडल राष्ट्रीय संस्कृतियों के कार्यस्थल पर प्रभाव को समझने का एक वैश्विक ढांचा है। इसके प्रमुख अवयवों में शक्ति की दूरी यानी कि पावर डिस्टेंस, व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता और अनिश्चितता से बचाव शामिल है। यह प्रबंधन को यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न देशों के कर्मचारियों को कैसे प्रेरित किया जाए। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो सांस्कृतिक विविधताओं के बीच तालमेल बिठाने में मदद करता है। ओके दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कॉर्पोरेट, है ना, यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार, है ना। कॉर्पोरेट का मतलब होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट शब्द किसी बड़े व्यावसायिक निगम प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं, बड़े व्यवसाय, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही कॉर्पोरेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक दायित्व होता है CSR, ठीक है, के मुख्य 4 प्रकार है। कितना है, 4 प्रकार। पहला है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, जो प्रदूषण कम करना। दूसरा है नैतिक उत्तरदायित्व, जो उचित व्यापार प्रथाएं, ठीक है। तीसरा है परोपकारी उत्तरदायित्व, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में दान करता है। और चौथा है आर्थिक उत्तरदायित्व, यह संगठन की छवि को समाज में सकारात्मक बनाता है और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। दोस्तों दीर्घकालिक क्या होता है ना, दीर्घकालिक होता है दोस्तों किसी ऐसी स्थिति प्रक्रिया जो लंबे समय या वर्षों तक चलती है या बनी रहती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं दीर्घकालिक। दोस्तों जो लंबे समय तक चलती है या फिर जो हमेशा के लिए रहता है उसी को बोलते हैं दीर्घकालिक। समझ में आ गया। तो CSR के माध्यम से संगठन केवल लाभ नहीं कमाता बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। कितना, 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कार्य विश्लेषण की प्रकृति को परिभाषित कीजिए और वर्णन कीजिए। कार्य विश्लेषण की प्रकृति को परिभाषित कीजिए और वर्णन कीजिए। दोस्तों विश्लेषण का मतलब सब कुछ, ये सब की चीज़ के मतलब मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कार्य विश्लेषण प्रकृति वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक। दोस्तों तथ्यात्मक होता क्या है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तथ्यात्मक जो होता है दोस्तों, वास्तविक विवरण, जानकारी पर आधारित होना, यानी कि कोई भी चीज़ हकीकत में हो या वास्तविक में हो उसी को बोलते हैं दोस्तों तथ्यात्मक, ठीक है। यह किसी व्यक्ति के बजाय कार्य पर केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य की जटिलता और उसके प्रतिफल का वैज्ञानिक आकलन करना है। यह प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शक मानचित्र है, ठीक है दोस्तों, मानचित्र की तरह कार्य करता है। समझ में आ गया। जो संगठन की मानव संसाधन नीतियों जैसे भर्ती प्रशिक्षण और वेतन निर्धारण को एक तार्किक और व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। यानी कि किसी भी जो कार्य करते हैं दोस्तों, कोई भी एम्प्लॉय होता है उसका जो मंथली होती है, वेतन होती है, ठीक है, उसको और तार्किक और व्यवस्थित प्रदान करता है दोस्तों। यानी कि कोई भर्ती होता है तो उसका वेतन में जो वो निर्धारण करता है, तार्किक व्यवस्थित आधार प्रदान करता है दोस्तों। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चयन का अर्थ समझाइए। चयन मतलब होता है चुनना, ठीक है। ओके, चयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। चयन में आने वाली बाधाएं यानी कि प्रॉब्लम क्या होती है। ओके दोस्तों, यानी कि चयन का मतलब होता है चुनना। क्या होता है, चयन का मतलब होता है चुनना और उसका अर्थ समझाने बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके चयन में आने वाली बाधा यानी कि आने वाली प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, बाधाएं, ठीक है। चलिए, चयन का अर्थ है आवेदकों के समूह में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना। चयन का अर्थ है कि आवेदकों के समूह में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना, यानी कि
जो सबसे मेहनती होता है, सबसे एजुकेटेड होता है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होता है, सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, उसी को चुनता है। जैसे कि 4 का ऑप्शन दिया जाता है, जो सबसे बेटर होता है उसी को चुनता है, तो उसी को बोलते हैं चयन। ओके, इसकी मुख्य बाधाएं साक्षात्कार है ना, साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह, अपर्याप्त सूचना, समय का दबाव और गलत मूल्यांकन विधियाँ शामिल है। कभी कभी व्यक्तिगत पसंद नापसंद चयन को भी प्रभावित कर देती है। ओके दोस्तों, जिससे गलत उम्मीदवार की नियुक्ति का जोखिम बढ़ जाता है। एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया ही इन बाधाओं को दूर कर प्रभावी कार्यबल सुनिश्चित कर सकती है। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन नंबर 21 में, कितना में 21 में कहता है दोस्तों, मानव संसाधन विकास के अभिलक्षणों और कार्यों का वर्णन करने बोलना। क्या करने बोलना दोस्तों? कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। अब दोस्तों कहता है कि मानव संसाधन विकास के अभिलक्षण क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु व बाहरी आकृति या गुण जो दूसरों से अलग पहचान देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिलक्षण। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? अभिलक्षण। ओके, चलिए, मानव संसाधन विकास यानी कि HRD के अभिलक्षणों में इसका नियोजित नियंत्रण और भविष्योन्मुखी होना शामिल है। इसका मुख्य कार्य कर्मचारी के कौशल को बढ़ाना, कार्य संस्कृति में सुधार करना और टीम भावना का विकास करना। यह कर्मचारियों को केवल एक लागत के रूप में नहीं बल्कि संगठन की बहुमूल्य संपत्ति के रूप में विकसित करने पर केंद्रित होता है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन नंबर 22 में, किसमें? क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है दोस्तों, दुर्घटना को परिभाषित कीजिए, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए, है ना। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, है ना, दुर्घटना को परिभाषित करने बोल रहे हैं, ठीक है, इसके कारणों की व्याख्या करने बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, दुर्घटना एक अप्रत्याशित और अनचाही घटना होता है। जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, उसका अनचाही घटना है, ठीक है, जो कार्य के सामान्य प्रवाह को बाधित करती है ना, सामान्य प्रवाह को बाधित करती है। इसके कारणों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है दोस्तों। देखिए, पहला है असुरक्षित स्थितियाँ, ठीक है, जो मशीनी दोष, खराब रोशनी, है ना, और दूसरा है असुरक्षित कार्य व्यवहार, लापरवाही, नियमों की अनदेखी। ओके दोस्तों, अधिकांश दुर्घटना मानवीय भूल और अपर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण के कारण होती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करके इन दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। यानी कि आकस्मिक दुर्घटना जो मानवीय भूल और अपर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण के कारण होती है दोस्तों। यानी कि मान के चलिए कोई कार्य करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो उससे भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कार्यस्थल में जो कार्य करते हैं, जिस जगह पे सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करके इन दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है, यानी कि मिनिमम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जहाँ कार्य करते हैं उसमें सेफ्टी दिया जाना चाहिए। जैसे कि कार्य जब कोई मकान का कार्य करते हैं उसको शूज़ होना चाहिए, आइस चश्मा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हेलमेट होना चाहिए। ये सब चीज़ का अगर प्रयोग करेंगे दोस्तों तो दुर्घटना बहुत कम होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म, सॉरी ये सब्जेक्ट हो गया ख़त्म। दोस्तों अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा आईडी दिया गया रहेगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, तो उसमें आप हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैनल को दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वॉच पूरा करना दोस्तों। वॉच जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।